इस बीच में ट्रंप का बयान आ जाता है। ट्रंप कहते हैं, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था। वाकया क्या था, कल जब हमला हुआ था उससे पहले ब्रिटेन के वो जो अमेरिका के विदेश सचिव हैं उनका बयान आया था और उन्होंने कहा था हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हैं, आपस में निपट लीजिए, अमेरिका इस मामले में किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं है। कल आपने और हमने इस विषय पर काफी चर्चाएं की कि अमेरिका फिर से पीछे हट रहा है। यह कहने से डर रहा है क्योंकि ट्रंप का इन दिनों जो रवैया है वो लोगों को समझ में आने लगा है कि दुनिया में शांति के दूत बनकर दिखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मेरे कारण युद्ध हुआ था। अमेरिका जो पुराना बदनाम है वो युद्धों के लिए बदनाम है, तो ये इस इमेज से बचना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, ईरान को तो बिल्कुल अमेरिका का वही स्वाद लगा हुआ है, इजराइल को, माफी चाहूंगा, इजराइल को, क्योंकि इजराइल को समझिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक एक्सटेंडेड कॉलोनी समझ लीजिए, या अमेरिका एक्सटेंडेड मान लीजिए इजराइल को। और इजराइल में वो तमाम प्रकार के वेपन्स उपलब्ध हैं जो अमेरिका अपने पास रखता है। सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन इजराइल के पास है, और ऐसा देने के पीछे बड़ा कारण है, मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए अमेरिका ने हमेशा इजराइल के साथ ही खड़ा रहना प्रेफर किया है। ऐसे में ट्रंप जब देखते हैं कि इजराइल ने तो धमाका कर दिया है, मैं नेगोशिएशन में लगा हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं निकला, अब इस बात को कैसे मैं बड़ा दिखाऊं कि मैं भी था इस काम में इन्वॉल्व। ट्रंप का बयान आता है और वो कहते हैं देखिए ईरान के पास अब भी समझौते का वक्त है। भाई साहब, आप जब पहले समझौता कर रहे थे तब आपने ये कहा था क्या कि समझौते के दौरान ही मैं तुम पर गोली चला दूंगा? नहीं, सबको यह था क्योंकि आपने नेतन्याहू के साथ झगड़ा किया था इस बात पर कि जब मैं बोल रहा हूं कि मैं समझौते की तैयारी में हूं, तुम बीच में क्यों आते हो? जब वो बीच में नहीं आने पर, आप बीच में आने पर आप उसको झड़क दिए थे। आज जब वो हमला कर दिया है तब भी आप यही लाइन बोल रहे हो, समझौते का वक्त है। क्रेडिबिलिटी ट्रंप आप धीरे धीरे अपनी खो रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इस बात पर यकीन पूरा करते हैं कि अमेरिका के बिना युद्ध नहीं होते, अमेरिका पीछे खड़ा रहता है, वेपन देने में तो हमेशा इजराइल के साथ ही रहता है, इसलिए इस युद्ध में वो पीछे जरूर था। ट्रंप की नीति कहीं डुलमुल आ गई। खैर, ट्रंप ने अपनी तरफ से अपना क्रेडिट लेने का काम जारी रखा। उन्होंने कहा देखिए ईरान आपको खूब समझाया था, आप माने नहीं, इजराइल के पास सब कुछ वो है जो हमारे पास है, ऐसे में आपको मानना होगा नहीं तो मरना होगा, टाइप से वो वाली बातें कह दी। खैर, इधर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आती है और वो बोलते हैं कि देखिए जियोनिस्ट रेजिम यानी कि जो इजरायली यहूदियों की जो सत्ता है, इन्होंने हम पर जो हमला किया है ये पूरी तरह से हम पर किया हमला है, तो ऐसे में उनको इस हमले का रिग्रेट जरूर होगा। रिग्रेट होगा, इसके लिए वो तैयार हो जाएं। बकायदा ईरान ने यूनाइटेड नेशन में जाकर के भी अमेरिका की शिकायत की और इजराइल की शिकायत की कि साहब देखो इन लोगों ने मिलकर के हम पर हमला किया है, हम हमले पर प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। अब जब आप बोल ही दिए कि आप हमला करने आएंगे, तो देखिए ऑलरेडी एज पर कौन था? ऑलरेडी एज पर इजराइल था, उसने खुद ने हमला किया, तो वो तैयार था कि तुम हमला करने आओगे। वो पूरी तैयारी लेकर सायरन बजाकर बैठा था कि जैसे ही तुम आओगे हम पूरे देश में सायरन बजा देंगे। इन्होंने आना तय किया क्योंकि ये बोल कर आ रहे थे, बोल कर आ रहे थे। रात को 10 बजे ईरान ने इजराइल पर जब हमला प्लान किया, इजराइल ने सब तरफ सायरन बजा दिए। ये सायरन जहां जहां बजे उनके दृश्य हैं, कितने सारे सायरन बजे। अब इतने सारे सायरन क्यों बजे? क्योंकि जो भी प्रोजेक्टाइल जाकर इजराइल पर लगने वाला था उसकी डायमेंशन जहां जहां हिट हो सकती थी वहां पर सायरन बजा दिए गए। ऐसे में सोचिए कितने सारे प्रोजेक्टाइल्स जाकर गिरने की बात हो रही थी, इतनी सारी जगहों पर गिरेंगे। खैमनेई साहब बाहर आते हैं, कल रात को ही ये बाहर आकर के अपनी तरफ से कहते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस रेस्पॉन्स देंगी और पावरफुली देंगी, और हम जियोनिस्ट रिजीम को ये बता देंगे कि ये कष्ट कितना भारी होता है, और उनको हम रिग्रेट करवाएंगे इस बात का कि ईरान पर हमला करने का मतलब क्या होता है। देखिए खैमनेई साहब भी अपनी जनता की पॉपुलर डिमांड पर यह अटैक करवाए, लेकिन फिर से इनके अटैक में जो कमी थी वो ये कि इन्होंने इजराइल पर हमला किया यह बताने के लिए कि हमारे पास सामर्थ्य है कि हम हमला कर सकते हैं। इजराइल का कोई भी टॉप ऑफिसर या कोई भी बड़ी क्षति अभी तक कहीं नोटिस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इजराइल पहले से तैयार था आपकी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो खैमनेई का यह कहना कि उन्हें रियलाइज करवाएंगे, वो उनको नहीं अपनी जनता को यह रियलाइज करवा रहे थे कि आप हमारी सत्ता पर बिलीव करें, हमने इजराइल को बदला देना है, हम उसको मारेंगे और हम अपनी मिसाइलें जो बनाकर रखी हैं वो उनको वहां गिराएंगे। इजराइल का कोई भी कंस्ट्रक्टिव लॉस नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हानि नहीं हुई, यहां पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। बाकायदा इजराइल ने बताया कि यह पूरा
क्षेत्र, बाकायदा गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, सबको लेकर कहा कि इन सब पर खतरा मंडरा रहा है, इजराइल सबको अपना मानने लग रहा है। लेकिन ईरान वालों ने जब मिसाइल गिराना शुरू किया तो इसको इन्होंने कहा देखो हम पहुंच चुके हैं। यहां पर ये फॉक्स न्यूज चैनल है जिसने बाकायदा कैमरे लगा रखे थे मिसाइल्स को नोटिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे आपने थोड़े दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी देखा होगा कि जम्मू के अंदर बहुत से लोग जब जम्मू पर हमले हो रहे थे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे, उधर से ड्रोन्स आ रहे थे, बम आ रहे थे, इधर से हमारा एयर डिफेंस उनको न्यूट्रलाइज कर रहा था। कई लोगों ने उस समय भी सवाल किया था कि जब ये इतने सारों को न्यूट्रलाइज करने के संसाधन हमारे पास हैं, फिर भी कुछ लोग मर क्यों जाते हैं, कुछ जगहों पर दिक्कत क्यों हो जाती है। देखिए, कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सही नहीं है। 100% सही नहीं, ऐसे मतलब है कि अगर 100 मिसाइल एक साथ गिराई जाएंगी, मारी जाएंगी, तो उनमें से हो सकता है वो 96 को, 98 को न्यूट्रलाइज कर दे, 2 मिसाइलें फिर भी बच जाएं और वो जाकर के टारगेट को हिट कर दें। टारगेट छोड़िए, जहां पर वो फेंकी गई हैं। और यही कारण है कि ईरान इजराइल पर हमेशा वेव की तरह हमले करता है, लहर बनाकर हमले करता है। आपने इन दिनों ये ट्रेंड बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। प्रयोग इसका हमास द्वारा इजराइल पर हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान द्वारा भारत पर हुआ था, और अब इजराइल के ऊपर ईरान द्वारा हो रहा है कि एक साथ भर के पानी की तरह बाल्टी फैल दो, कुछ तो जाकर नीचे गिरेगा ही। वैसे करके इन्होंने मिसाइलें अपनी तरफ से चलाई थी। इस बात को इन्होंने अपनी तरफ से बोला था। इन्होंने तस्वीरें दिखाकर कहा कि देखिए, हमने इस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस 3 रखा है। पहले जो ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 थे, हमने तब भी इजराइल से बदला लिया था, और इस बार भी हम हमला करने यहां पर जा रहे हैं। कोई बात नहीं साहब, ये हमला करने के लिए बाकायदा पहुंचते हैं। ईरान की मिलिट्री यहां पर पहुंचकर अपनी तरफ से जानकारी देती है, कहती है कि हमारा स्टेटमेंट है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से, हमने इस हमले को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है, हम पर हमला थोपा गया था, हम हमला करने गए हैं। अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूं कि किस तरह इजराइल में तैयारियां थी। देखिए, ये एक छत है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सब कैमरे लगे हैं, ये बहुत तेजी से जो चल रहे हैं, ये सब कैमरे लगे हुए हैं, ये फोटोग्राफर्स खड़े हुए हैं इस दृश्य को नोट करने के लिए। ये तैयारी में थे कि हमला तेल अवीव पर ही होगा। मैं फिर से दिखाता हूं, आप देखिएगा, यहां पर आपको ये कैमरा दिखाई देगा, ये कैमरे की लाइट आपको दिखाई दे रही है, कैमरा दिखाई दे रहा है, ये कैमरे की छतरी लाइट लगी हुई है, ये देखिए ये कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, बकायदा ये कैमरा पर्सन खड़ा हुआ है, और ये सब उस तरफ मुंह लगाकर खड़े हैं कि तेल अवीव पर हमला होगा तो हम कैमरे में कैद करेंगे। मतलब ये इस तैयारी तक में थे कि हमला तो होगा, नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगा। इन्होंने बकायदा इसको लाइव कवर किया है, लाइव कवर किया और इस तरह से दिखाया कि देखिए, हम पर हमला हुआ था तो हम उन पर हमला करने चले गए। ये एक मिसाइल का हमला ऐसा था जिस हमले को कैप्चर किया गया कैमरे में, जो बहुत तेजी से आकर तेल अवीव पर गिरी। इजराइल ने भी स्वीकार किया कि लगभग 6 मिसाइल्स ऐसी हैं जो हमारे ऊपर आकर, इनकी 200 में से मिसाइलों में से हम पर आकर गिरी हैं। उससे 60 लोगों के घायल होने की खबर है। ये ईरान की तरफ से लगातार अपडेट दिए जाते रहे और बताया जाता रहा कि हमने अपने मिसाइल सिस्टम को बखूबी लॉन्च किया और वो अपने टारगेट पर जाकर लगा। इस बीच में नेतन्याहू बाहर आ जाते हैं। नेतन्याहू बाहर आकर सुबह, मतलब आज जब रात को आप सो रहे थे उस समय, ये आकर के ईरान के लोगों को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं, देखिए ईरान के लोगों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी सरकार खराब है, ये न्यूक्लियर वेपन बना करके अस्थिरता पैदा करना चाहती है, बेहतर है कि आपकी भलाई इसमें है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। वही मोटिवेशनल भाषण इन्होंने देकर के जनता को उकसाने का काम किया। खेमनेई की लेकिन अपने देश में बड़ी तगड़ी चाहत है, फैन फॉलोइंग है, लोग इनके समर्थन में उतर कर आए कि हमें बदला लेना है और हम तेल अवीव पर जब हमला करेंगे तो बढ़िया माना जाएगा। उधर इजरायली भी तगड़े ही चल रहे हैं साहब, उनको सायरन बजा और वो जाकर के अंडरग्राउंड में बैठ गए। अंडरग्राउंड में बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। ये लो साहब, शुरू हो गई अंताक्षरी। तो यहां पर ये लोग बढ़िया से गीत गाते हुए इजरायली दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए तो एक तरह का रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन आज सायरन बजा था, वीकेंड का टाइम था, फ्राइडे हो चुका था, तो चलिए पार्टी कर लेते हैं। तो ये लोग आराम से नाचते गाचते दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, हो रहा है। एक बहुत तगड़ा मतलब न्यूज वायरल हो रहा है। मैं इसकी सत्यता प्रमाणित तो नहीं करता, लेकिन अगर ये वाकई में ऐसा है तो ये मतलब मजाक बड़ा वाला हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एआई के जमाने में फेक हो सकता है। क्या फेक हो सकता है? इस स्क्रीन पर चलता हुआ कुछ दिखाया जाना। कहा जा रहा है कि यमन के अंदर लोगों के सामने बिग स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन लगाया गया, इस बात का प्रेजेंटेशन लगाया गया कि इजराइल पर हमले हो रहे हैं
और इन हमलों के बाद में यमन के जो लोग बैठे हुए हैं ये जबरदस्त खुश हुए। ये यमन वही वाले यमन है हूतियों वाले, अगर आपको याद हो, जो ईरान के समर्थक हैं। ये लोग बड़े खुश थे जब इजराइल पर हमले हो रहे थे। अगेन, क्या ये संभव है? संभव तो इसलिए है क्योंकि ईरान ने खुद ही कह दिया था हम हमला करने जाएंगे, तो ये लोग हमले की तैयारी में थे। लेकिन असंभव क्यों है? असंभव इसलिए कि इतनी सारी गैदरिंग, बकायदा लाइट वाइट जलाकर कोई मैच देखने तो आ सकती है या किसी कार्यक्रम में तो आ सकती है। हमले देखने के लिए लाइव डिस्प्ले पर कि कब हमला होगा और पेशेंस के साथ बैठे हों, इस पर डाउट है। ये एआई चलित पिक्चर भी हो सकती है, लेकिन ट्रेंड बहुत कर रही है, लोग इसे बहुत शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम सत्यता प्रमाणित नहीं करते, लेकिन हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से कुछ तस्वीरें और दिखाई और कहा, इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने खुद अपनी तरफ से तस्वीरें दिखाई और कहा कि हम पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए हैं और उससे सिविलियन घायल हुए हैं। इस तरह से बादलों में से चमकती हुई लाइट्स की तरह आकर के मिसाइलें तेल अवीव को टारगेट करने आ रही थी, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। ये सारी बातें यहां पर निकल करके आई। यहां पर आप देख सकते हैं बकायदा लोग जो हैं वो इस चीज को नोटिस करने आए थे, बाकी तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। जहां पर यह हमला हुआ वहां पर भी पत्रकार पहुंचे, उन्होंने तेल अवीव के अंदर पहुंच करके तस्वीरें बताई कि यहां कुछ लोग घायल हुए हैं। बकायदा यहां पर मतलब इस तरह का तेल अवीव के अंदर ये वाला जो नजारा है, इस नजारे को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलें चलाई थी, बस यही अपडेट है। ईरान के अंदर बिल्डिंग्स टूटने का, कारें जलने का, इजराइल के अंदर बिल्डिंग टूटने का और कारें जलने का इस तरह का नजारा देखा जा रहा है। एक और क्लेम किया जा रहा है और वो क्लेम ये है कि ईरान के इन मिसाइल हमलों में इजराइल के 2 F-35 जो कि अमेरिका द्वारा इजराइल को दिए हुए फाइटर जेट्स हैं, वो मारे गए। अब ये सत्यता अगेन वैसे ही है जैसे पाकिस्तान ने भारत के बारे में कहा हमने राफेल मार गिराए। राफेल की सूचना बाद तक यानी अब तक नहीं आई है। ऐसे ही F-35 ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने 2 इजरायली F-35 मार गिराए हैं। अब इसकी सत्यता कैसे आएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, फाइटर जेट्स के बारे में न्यूज जरूर चल रही है। जैसे ही यह हमला हुआ, इसके बाद ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए और बकायदा झंडे लेकर के राष्ट्र के समर्थन में खड़े होकर के नारेबाजी करने लगे। ठीक है, अमीर हातिमी को ईरान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है और वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है। फिलहाल के लिए इजराइल और ईरान के बीच में पूरा एयर स्पेस खाली है। जो भी फ्लाइट्स हैं वो वाया दुबई और सऊदी के ऊपर से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से यूरोप जा रही हैं। ये साइड पूरी खाली है, मिसाइलों के लिए इन्हें छोड़ दिया गया है। अपने कयास की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कल ये हमले होंगे, कल तक ये सारा मामला सेटल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बस बदले में किया गया प्रयास था। इजराइल को जो अचीव करना था वो कर चुका, उसे उनका सैन्य प्रमुख, कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारने थे वो मारा। इजराइल के खिलाफ ईरान ने बदला लेकर के उस बात को, स्कोर को सेटल कर लिया। सारा मामला रुक जाएगा। हो सकता है कि कल फिर से ट्रंप का कोई ट्वीट आ जाए कि मैंने फिर से सीज फायर करा दिया। ठीक है साहब।